9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7107 अकादमी में एक स्थिति। इस बार लॉन्ग चेन सचमुच हैरान रह गया। जू चानफेंग ने सचमुच अपनी आत्मा का एक अंश सीधे तौर पर अर्पित कर दिया। स्पष्ट रूप से वह पूरी तरह से ईमानदार था। अगर लॉन्ग चेन इसे स्वीकार कर लेता तो वो केवल एक विचार से ही जू चानफेंग के जीवन या मृत्यु का निर्णय कर सकता था। फिर भी लॉन्ग चेन ने आत्मा के अंश की ओर देखा तक नहीं। उसने उदासीनता से पूछा, और आपको क्यों लगता है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? जू चानफेंग ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही विस्तृत जांच कर ली है। मेरा मानना है कि तुम स्वर्ग द्वारा चुने गए व्यक्ति हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन मुझे बचाना ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम को बचाने के बराबर है, और मेरा देश तुम्हारे बोझ का कुछ हिस्सा बांट सकेगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। आपके देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। फिर भी आपकी रक्त विस्फोट आत्मा प्रज्वलन कला थोड़ी आश्चर्यजनक है। हाँ, मैंने किसी को अपनी शक्ति 100 गुना बढ़ाते हुए देखा है। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है, लॉन्ग चेन ने कहा। जू चानफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। लॉर्ड लॉन्ग चेन, आप? लॉन्ग चेन के मुंह से रक्त विस्फोट आत्मा प्रज्वलन कला के बारे में सुनकर वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये रक्त राक्षस दिव्य साम्राज्य की एक अत्यंत गुप्त तकनीक थी। केवल शाही रक्त वाले ही इसमें प्रशिक्षण लेने के योग्य थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तकनीक को सीखने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक आध्यात्मिक प्रतिबंध लगा दिया जाता था। इसे सीखना तो दूर, बाहरी लोग इसके बारे में जान भी नहीं सकते थे। ये साम्राज्य के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक था। फिर भी लॉन्ग चेन को इसके बारे में कैसे पता था? और ऐसा लगता था कि वह ये भी जानता था कि इसमें किस प्रकार की भयानक क्षमता है। जू चानफेंग अचानक जम गया। जू चानकिंग। जब जू चानकिंग अपनी यात्रा से लौटे तो वे सुस्त और कमजोर लग रहे थे। उनकी आत्मा पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा था कि समस्या क्या थी। सब इतना ही कह सकते थे कि उनकी आत्मा शरीर में पूरी तरह वापस आने से पहले और आत्मा पर कब्जा किए जाने के बाद जबरन बोलने के कारण हिल गई थी और क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब जू चानकिंग को एहसास हुआ कि लॉन्ग चेन ने किसी असाधारण विधि का प्रयोग करके जू चानकिंग की आध्यात्मिक बाधाओं को पार कर लिया था। यहाँ तक कि जू चानकिंग को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। इसका मतलब था कि लॉन्ग चेन की क्षमताएं वाकई भयानक थीं। लॉन्ग चेन ने बस कंधे उचकाए और विषय पर लौट आए। अगर तुम रक्त राक्षस दिव्य राज्य पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम क्या करोगे? जू चानकिंग ने गंभीरता से शपथ ली, मैं राज्य में सभी को तुम्हारे आदेशों का पालन करवाऊंगा। लॉन्ग चेन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। और अगर मैं तुम्हें कोई आदेश न दूं तो? जू चानकिंग चौंक गए। फिर उसने मुट्ठी भींचकर उत्तर दिया, ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम को हमेशा से एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में बदनाम किया गया है, लेकिन अच्छाई क्या है और बुराई क्या? सीमा रेखा कहाँ है? यदि मैं इस राज्य पर कब्जा कर लेता हूँ तो मैं आपके नेतृत्व का अनुसरण करूंगा और बाहरी राक्षसों और भगवान ब्रह्मा पर युद्ध की घोषणा करूंगा। अच्छाई या बुराई को भूल जाओ। मैं शपथ लेता हूँ कि मेरा राज्य 9 स्वर्गों और 10 लोगों के साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक हमारे सभी योद्धा मर नहीं जाते। मैं ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम की टूटी हुई रीढ़ को ठीक करूंगा ताकि यह एक बार फिर से ऊंचा खड़ा हो सके। जू चानफेंग की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसके शब्द सच्चे और दिल से निकले हुए थे, लेकिन इस क्षण तक उसके अलावा किसी ने भी ये शब्द नहीं सुने थे। उसने अपनी इस आकांक्षा के बारे में पहले कभी किसी को नहीं बताया था। यदि तुम ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम पर कब्जा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिता, अपनी माता और अपने भाइयों को मारना होगा। तुम्हारी तलवार तुम्हारे ही राष्ट्र में इतनी गहराई तक घाव करेगी कि लाशों के पहाड़ों के बीच खून की नदियां बहने लगेंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जू चानफेंग का चेहरा एकदम शांत था, मानो वो मौसम की बात कर रहा हो, न कि अपने परिवार के सदस्यों की अपरिहार्य हत्या की। लॉन्ग चेन, ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम में पारिवारिक रिश्ते सबसे बेकार चीज हैं। और आप सही कह रहे हैं, जब मैं राज्य पर कब्जा करूंगा तो यह अग्नि और रक्त की परीक्षा की शुरुआत होगी। अगर मेरा राज्य सफल होता है तो ये पौराणिक फीनिक्स की तरह राख से पुनर्जन्म लेगा। अगर यह असफल होता है तो ये सचमुच मेरी पीढ़ी के साथ ही लुप्त हो जाएगा। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। अच्छा, तुमने मेरा विश्वास जीत लिया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जू चानफेंग ने बिना कुछ कहे जमीन पर सिर झुकाया। लॉन्ग चेन ने उसके सिर झुकाने पर सिर हिलाया और उसे उठने को कहा। कहा जाता है कि तुम्हारा राज्य ब्रह्मावंश का शत्रु है, लेकिन तुम गुप्त रूप से उनसे काफी संपर्क में हो। तुम में से कुछ लोग बाहरी राक्षसों से भी बातचीत कर रहे हो। क्या तुम्हारे माता पिता को इसकी जानकारी है? हाँ, वे ऐसा ही कर रहे हैं। वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते और बस उन्हें अपनी चालें चलने देते हैं। मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि वे ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम को इतना शक्तिशाली नहीं समझते, इसलिए वे अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहते। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि इससे राज्य केवल गड्ढे में गिरता जा रहा है। एक बार पूरी तरह डूब जाने के बाद फिर वापस लौटना असंभव होगा। जू चानफेंग का दिमाग बिल्कुल साफ था। जिस तरह से वे अपने अधीनस्थों को इस तरह की हरकतें करने दे रहे थे, उससे पता चलता था कि शासक आत्मविश्वास से भरे नहीं थे। ये भगवान ब्रह्मा और बाहरी राक्षसों के सामने एक बड़ा झंडा फहराने जैसा था। जिस तरह से ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम बेतहाशा सहयोगियों की तलाश कर रहा था और विस्तार कर रहा था, वह भी उनके आत्मविश्वास की कमी का एक और सबूत था। भगवान ब्रह्मा की विधियों के अनुसार ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम जितने अधिक सहयोगी बनाएगा उतना ही अधिक भ्रष्ट होता जाएगा। उनके पतन का दिन और भी जल्दी आएगा। दुर्भाग्य से जू चानफेंग के पिता के इस बारे में अपने विचार थे और कोई भी उनका मन नहीं बदल सकता था। इस मामले को लेकर जू चानफेंग ने अपने पिता को भी नाराज कर दिया था और उसके दूसरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे यहाँ भेज दिया ताकि उसकी हत्या कर सके। न तो उसके पिता और न ही उसकी माँ ने हस्तक्षेप किया।
जू चानफेंग की बातें सुनते सुनते लॉन्ग चेन को पता चला कि ब्लिडफिएंड डिवाइन किंगडम का एक बेहद चौंकाने वाला रहस्य था, जिसके बारे में जू चानकी को भी जानकारी नहीं थी। दरअसल उस राज्य का एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय देव अनुबंध था। इस देव अनुबंध को सम्राट नियंत्रित करता था और सम्राट के वंशजों को भी इस देव अनुबंध की शक्ति का एक हिस्सा प्राप्त होता था। जू चानफेंग को वास्तव में पहले इस रहस्य की जानकारी नहीं थी, लेकिन अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी अपनी शक्ति में अचानक वृद्धि हुई, जिससे उसे संदेह होने लगा। उसने हर संभव तरीके से जांच पड़ताल की और जब उसे सच्चाई का पता चला तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया। लॉन्ग चेन भी ये सुनकर दंग रह गया। ब्लिडफिएंड डिवाइन किंगडम सचमुच राक्षसी था। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर जू चानफेंग की मृत्यु हो जाती तो उसके कर्मों का जो हिस्सा उसके पास था वो राजा, रानी और जू चानगेन के बीच बंट जाता। इसलिए उसके माता पिता उसे जीवित रखने के इच्छुक नहीं थे। जू चानफेंग ने जानबूझकर कठिन प्रशिक्षण से परहेज किया था ताकि वह जीवित रह सके। उसने अपने दूसरे भाई जू चानगेन के सामने खुद को किसी भी तरह से खतरा नहीं दिखाया था। फिर भी इन लोगों ने उसके खिलाफ अपनी तलवारें उठा ली थीं। शायद जन्म से ही उसका भाग्य तय हो गया था। वह और उसका बड़ा भाई जू चानगेन के लिए सिर्फ सीढ़ियां थे। जू चानगेन निस्संदेह उन तीनों में सबसे प्रतिभाशाली था। वह सबसे बलवान था और मौजूदा हालात को देखते हुए वह निश्चित रूप से अगला राजा बनेगा। लॉन्ग चेन को ब्लिडफिएंड डिवाइन किंगडम के साथ गठबंधन करने वाले कई अन्य देशों के बारे में पता था जो इसी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। हालांकि वे सभी शक्तिशाली थे, फिर भी वे भगवान ब्रह्मा जैसे विशालकाय से स्पष्ट रूप से भयभीत थे। ये गठबंधन सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए था या शायद उन्हें साहस देने के लिए। लेकिन अगर भगवान ब्रह्मा सचमुच ब्लिडफिएंड डिवाइन किंगडम के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करते तो उनके सभी सहयोगी शायद किसी भी तरह का मुकाबला करने के बजाय तुरंत छिप जाते। ब्लिडफिएंड डिवाइन किंगडम का राजा एक सच्चा त्रिरूपी दिव्य सम्राट था। आखिरकार पूरे राष्ट्र का कर्मिक सौभाग्य उसी पर केंद्रित था और उसके पास ईश्वरीय अनुबंध भी था। उसकी शक्ति अथाह थी। इसके अलावा वह बेहद सतर्क था। वह कभी राष्ट्र से बाहर नहीं जाता था क्योंकि राष्ट्र के भीतर बने सुरक्षा कवच द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त था। जब तक वह अंदर था कोई उसे छू नहीं सकता था। अगर उस राजा की जगह लॉन्ग चेन के प्रति वफादार कोई व्यक्ति आ जाता। लॉन्ग चेन ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर जू चानफेंग को सार रक्त सौंपने के लिए कहा ताकि वह स्पिरिट एनलाइटनमेंटल बना सके। जू चानफेंग ने अपनी रक्षा के लिए अपनी असली क्षमता को रोक रखा था, लेकिन उसकी नींव असाधारण रूप से मजबूत थी। मुख्य समस्या उसकी ब्लिडफिएंड थी जिसमें असीम आक्रोश समाया हुआ था। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी साधना भूमि जू चानगेन द्वारा तैयार की गई थी। ये जानते हुए भी कि यह ऊर्जा उसे नुकसान पहुंचाएगी, उसके पास वहां प्रशिक्षण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि उसकी अपनी आत्मा और साधना विधियों ने उसे रक्तपिघल की ऊर्जा को कुछ हद तक शुद्ध करने की अनुमति दी, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। रक्तपिघल दिव्य साम्राज्य को लॉन्ग चेन के लिए एक महत्वपूर्ण मोहरा माना जा सकता था। यदि वह साम्राज्य पर नियंत्रण कर लेता तो वह उनके तथाकथित गठबंधन का उपयोग करके अधिक स्वतंत्रता से घूम सकता था। कुछ समय बाद जू चानफेंग ने एक विशेष रूप से निर्मित आत्मा ज्ञानोदय की गोली का सेवन किया और ध्यान करने लगा। इसी बीच लॉन्ग चेन बाहर आया और जू चानफेंग द्वारा लाए गए सभी शिष्यों का स्वागत किया। उसने उपहारों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें पूर्णिमा की भव्य संरचना में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी जाएगी। ये पूर्णिमा की भव्य संरचना उस समारोह का परिणाम थी जो ली यिक्सुआन और अन्य लोगों ने लॉन्ग चेन के लिए आयोजित किया था। अतिरिक्त दिव्य ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अन्य लोगों के उपयोग के लिए इसमें सील कर दिया गया था। रक्तपिघल दिव्य साम्राज्य के शिष्य इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे उन्हें कुछ हद तक मदद मिलेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि लॉन्ग चेन ये सब जू चानफेंग को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए कर रहा था। इसी उद्देश्य से लॉन्ग चेन ने जू चानफेंग को ध्यान से जागने के बाद अपने निजी प्रशिक्षण तरीकों का अनुभव करने का अवसर भी दिया। उसने राजकुमार को 7 रत्नों वाले स्थान में फेंक दिया और जब वो कई बार कुचल गया तो लॉन्ग चेन ने उसे युएजिफेंग, मू किग्युन, जीनुओ और अन्य के तलवार दाव का अपना ज्ञान दिखाया। आत्मा ज्ञान की गोली का सेवन करने के बाद जू चानफेंग ने लॉन्ग चेन को निराश नहीं किया। उसके शरीर पर चढ़ी जंग उतर गई, जिससे उसकी तेज धार दिखाई दी। जब जू चानफेंग एकांतवास से बाहर आया तो लॉन्ग चेन ने ली यिक्सुआन को उपहारों के लिए धन्यवाद के रूप में सैकड़ों पूर्णिमा संप्रदाय के शिष्यों के साथ उसे रक्तपिपायु दिव्य राज्य वापस भेजने के लिए कहा। वह प्रतिनिधिमंडल को दूर जाते हुए देख ही रहा था कि उसने झिंग विनलॉन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। लॉन्ग चेन, प्रथम अकादमी में कुछ हुआ है। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7108 कर्मिक लक ड्रैगन मैनिफेस्टेशन। पहली अकादमी में मुख्य पुजारी पहरा दे रहे हैं। वहाँ क्या हो सकता है? झेंग विनलॉन ने अकादमी की रिपोर्ट लॉन्ग चेन को सौंपी। जैसे ही उसने रिपोर्ट देखी लॉन्ग चेन की निगाहें सिहर उठीं। जाहिर है मुख्य पुजारी रात होने से पहले ही पहली अकादमी छोड़कर चले गए थे और 2 उप पुजारियों को अकादमी का कार्यभार सौंप दिया था। शुरुआत में पहली अकादमी बहुत शांत थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से कोई झगड़ा नहीं किया था, लेकिन सूरज उगते ही किसी कारणवश भारी मात्रा में कर्मिक लक पहली अकादमी में एकत्रित होने लगा। उच्च अधिकारी इससे बहुत प्रसन्न हुए। इससे पता चलता था कि पहली अकादमी अभी भी स्वर्गीय दाव से धन्य है। हालांकि उनकी खुशी जल्द ही भय में बदल गई। एकत्रित कर्मिक लक की मात्रा बहुत अधिक थी और यह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले तो वे कर्मिक लक को नियंत्रित रखने के लिए अपनी संरचनाओं पर निर्भर रहे। उन्होंने सोचा था कि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ये कम होने लगेगा, लेकिन कर्मिक सौभाग्य का प्रवाह और भी बढ़ता गया। इसे दबाकर और नियंत्रित रखने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, फिर भी अंततः ये बाहर निकलने लगा। जब ऐसा हुआ तो सभी हिल गए।
सामान्यतः कर्मिक सौभाग्य का अवतरण आकाश से गिरते हुए मांस के टुकड़े के समान होता है, लेकिन ये टुकड़ा कुचलने वाली ताकत के साथ नीचे गिरती हुई एक भारी चक्की के पत्थर जैसा निकला। यदि ये केवल कुछ कर्मिक सौभाग्य का रिसाव होता तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। आखिरकार प्रत्येक सर्वोच्च गुट के अपने तुरुप के पत्ते होते हैं। अनगिनत वर्षों की तैयारी के संचय को देखते हुए स्वर्गीय दाव से कर्मिक सौभाग्य का आशीर्वाद मिलना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। ऐसी ही स्थिति दिव्य राजधानी में भी उत्पन्न हुई थी। यदि लॉन्चेन ने अपनी सफलता के लिए इतनी बड़ी मात्रा में कर्मिक सौभाग्य का उपयोग न किया होता तो ये कर्मिक सौभाग्य अब तक रिसना शुरू हो गया होता। हालांकि प्रथम अकादमी के लिए ये केवल कुछ कर्मिक सौभाग्य के रिसाव का मामला नहीं था। दरअसल ये कर्मिक सौभाग्य के ड्रैगन का प्रकटीकरण था। प्रथम अकादमी के ऊपर आकाश में एक विशाल सुनहरा ड्रैगन कुंडली मारकर बैठा था। ये सूर्य की तरह चमक रहा था और दूर दूर से दिखाई दे रहा था। ऐसे ड्रैगन प्रकटीकरण इस बात का संकेत थे कि वह स्थान स्वर्गीय दाउस द्वारा आशीर्वादित है। ये कोई नई घटना नहीं थी, ये हमेशा महत्वपूर्ण समयों पर प्रकट होते थे। कर्मिक सौभाग्य के ड्रैगन प्रकटीकरण वाले किसी भी गुट को स्वर्ग द्वारा चुना हुआ माना जा सकता था। हालांकि स्वर्ग द्वारा चुना जाना हमेशा आशीर्वाद नहीं होता था। वास्तव में यह अक्सर विपत्ति का कारण बनता था। यदि सड़क किनारे भिखारियों का एक समूह बैठा हो और कोई धनी व्यक्ति अचानक उनमें से एक को एक बड़ा केक दे दे, तो क्या वह उसे खाने तक अपने पास रख पाएगा, या तुरंत ही दूसरे लोग उसे घेरकर कुचल देंगे। इतिहास में कर्मिक सौभाग्य के ड्रैगन का प्रकटीकरण कई बार हुआ है और हर बार इसने चुने हुए लोगों में से कई पर विपत्ति लाई है। कर्मिक सौभाग्य के ड्रैगन के प्रकटीकरण के बाद केवल कुछ ही ताकतें अपनी अपार शक्ति के बल पर स्वयं को बचा पाई हैं। अधिकांश लोग कर्मिक भाग्य और स्वयं की रक्षा करने में असफल रहे और अंततः नष्ट हो गए। कर्मिक भाग्य ड्रैगन का प्रकटीकरण केवल स्वर्गीय दाव की कृपा का प्रदर्शन नहीं था, यह एक कठोर परीक्षा भी थी। इसकी रक्षा करो और समृद्ध हो जाओ, इसकी रक्षा करने में असफल रहो और सब कुछ खो दो। कर्मिक भाग्य ड्रैगन का प्रकटीकरण जल्द ही अन्य गुटों पर भी प्रकट होगा। हालांकि जिन पर यह सबसे पहले प्रकट होगा वे निश्चित रूप से सबसे अधिक खतरे में होंगे। कई शक्तिशाली शक्तियां कर्मिक भाग्य ड्रैगन का प्रकटीकरण प्राप्त करना चाहती थीं, लेकिन उनमें से सभी यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि वे इसे प्राप्त करने वाले पहले लोगों में शामिल न हों। वे अनगिनत वर्षों से निष्क्रिय थे और उन्होंने न केवल अपार शक्ति का संचय किया था, बल्कि उनके पास शिष्यों की भी अधिकता थी। भले ही लड़ने का कोई कारण न हो, वे अपने अतिरिक्त योद्धाओं को भेजने और संसाधनों को बचाने के लिए एक लड़ाई का आयोजन करेंगे। वे निश्चित रूप से कर्मिक भाग्य के कारण निशाना नहीं बनना चाहते थे, और साथ ही वे उस व्यक्ति को निशाना बनाते थे जो ड्रैगन का प्रकटीकरण प्राप्त करने वाला पहला दुर्भाग्यशाली होता था। पता चला कि सर्वोपरि सम्राट स्वर्ग में पहली अकादमी ही वह पहली शक्ति थी जिस पर कर्मिक सौभाग्य ड्रैगन का प्रकटीकरण हुआ था। दोनों उप प्रबंधकों ने तुरंत मुख्य अकादमी से सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी को लॉन्गचेन को संदेश भेजने का भी जिम्मा सौंपा। आखिर लॉन्गचेन पहली अकादमी के स्नातक थे, उन्हें वापस आकर इस मामले को सुलझाना ही था, वरना वे अकेले नहीं टिक पाते। लॉन्गचेन ने आह भरी। सचमुच एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं। उन्होंने अभी अभी आदिम अराजकता लोक में शुरुआत ही की थी और अभी भी बहुत कुछ सुलझाना बाकी था, लेकिन अब पहली अकादमी मुसीबत में फंस गई थी। वे पहली अकादमी में लौटने में ज्यादा देर नहीं कर सकते थे, वरना भगवान ब्रह्मा या बाहरी राक्षसों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वोपरि सम्राट स्वर्ग में हर कोई इस कर्मिक सौभाग्य को अपने लिए हथियाने के लिए ललचाता। इस समय लॉन्गचेन पहली अकादमी के स्नातक थे। पहली अकादमी को उनका घर कहा जा सकता था। अगर उसका घर रौंदा गया तो यह उसके लिए घोर अपमान होगा। और यद्यपि उन्होंने मुख्य अकादमी से सहायता का अनुरोध किया था, मुख्य अकादमी शायद उनकी मदद न कर पाए। आखिरकार उन्हें कई शाखा अकादमियों से निपटना था। लॉन्गचेन के आदिम अराजकता लोक में आने से पहले स्वीपिंग एल्डर ने संकेत दिया था कि उच्च आकाश अकादमी अंततः उस शक्ति को दिखाने वाली है जिसे वह अनगिनत वर्षों से गुप्त रूप से संचित कर रही थी। लॉन्गचेन ने अनुमान लगाया कि उच्च आकाश अकादमी ने लंबी रात और उसके बाद जो भी होगा उसके लिए बहुत पहले से योजनाएं बना ली थीं। वास्तव में ये काफी संभव था कि कर्मिक लग ड्रैगन का प्रकटीकरण इन्हीं योजनाओं से जुड़ा हो। यदि वे अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें अपनी सभी शाखा अकादमियों को फिर से खोलना होगा, और यदि ऐसा था तो वे इन दिनों वास्तव में बहुत व्यस्त होंगे। वे शायद भारी दबाव में थे। यदि लॉन्गचेन अपनी ही अकादमी को संभालने में असमर्थ था तो डीन के रूप में उसका पद किस काम का। भाई विनलोंग, मेरी व्यवस्था करने में मेरी मदद कीजिए। मैं चाहे संत दाओ मंदिर, शराब देवता महल, सुलेख संप्रदाय, बाघ पूजनीय वंश और तारामे नदी महल जाना चाहता हूँ। समय कम है और यह जरूरी है। मैं तुरंत ज्यूली दिव्य क्षेत्र और बैंगनी रसातल के लिए रवाना हो रहा हूँ। मुझे 4 घंटे में वापस आ जाना चाहिए। लॉन्गचेन ने कहा, मैं तुरंत व्यवस्था कर देता हूँ, लेकिन आपको खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इस बार जिन विरोधियों का सामना करना है वे थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। झेंग विनलोंग ने चेतावनी दी। लॉन्गचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ झेंग विनलोंग के कंधे पर थपथपाया। मेरे हाथ ज्यूली वंश और बैंगनी रक्त वंश के खून से सने हैं और वे मेरे अपने लोग हैं। क्या आपको लगता है कि मैं कुछ नासमझों के सामने पीछे हट जाऊंगा? झेंग विनलोंग ने कुछ निराशा भरे अंदाज में सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम डरे नहीं हो, लेकिन भगवान ब्रह्मा जनमानस में तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। 9 स्वर्गों और 10 लोकों में अनगिनत लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। झेंग विनलोंग के ऐसा कहने का मतलब था कि उन्होंने कुछ अफवाहें जरूर सुनी होंगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्थिति अच्छी नहीं है। लॉन्गचेन ने उदासीनता से कहा, महान मार्ग एक विशाल चक्की के पत्थर की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। जो भी इसके रास्ते में आएगा वह कुचल जाएगा।
मैं आजकल इसे उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि यही मेरी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है। अगर कोई पुनर्जन्म लेने की जल्दी में है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर झेंग वेनलॉन को राहत मिली। लगता है मैं बेवजह ही चिंतित था। भाई लोंग, आपका मार्ग हृदय एक चट्टान की तरह है, इसे कोई हिला नहीं सकता। ये तो स्पष्ट था कि झेंग वेनलॉन अपने मार्ग के ज्ञाता थे। हालांकि वे युद्ध में उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत तेज थी। उन्हें हमेशा से यह आभास होता था कि लॉन्गचेन के हृदय में एक गहरा अंधकार छाया हुआ है, और अगर वो इसे देख सकते हैं तो क्या ये संभव है कि भगवान ब्रह्मा जैसे लोग इसे न देख पाएं। उन्होंने ये चेतावनी इसलिए दी ताकि लॉन्गचेन भगवान ब्रह्मा द्वारा दूसरों को उनके विरुद्ध भड़काने के लिए तैयार रहें। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लॉन्गचेन की आध्यात्मिक समझ ने उन्हें इस संबंध में एक निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचा दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं अब व्यवस्था करता हूँ। झेंग वेनलॉन जानते थे कि लॉन्गचेन जल्दी में है, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं रोका। वह तुरंत रवाना हो गए। कुछ गुप्त परिवहन संरचनाएं थीं जिनके उपयोग के लिए एक निश्चित स्तर के अधिकार की आवश्यकता थी, और उन्हें स्वयं उन्हें संभालना था। लॉन्गचेन, मुझे भी प्रथम अकादमी में अपने साथ चलने दो, जी यान ने कहा। लॉन्गचेन मुस्कुराए। अगर तुम न भी कहती तो भी मैं तुम्हें ले जाता। तुम अब मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। जी यान बहुत खुश हुई। वे बहुत लंबे समय से अलग थे और अब जब वे आखिरकार एक साथ हो सकते थे तो वह अत्यंत प्रसन्न थीं। लॉन्गचेन ने उपसंप्रदाय प्रमुख को बुलाया और उन्हें कुछ निर्देश दिए। ली यिक्सुआन के लिए एक संदेश छोड़ने के बाद वह और जी यान दिव्य राजधानी से चले गए।